हम आज एक एग्जांपल ऐसी लेंगे जिसमें डेफर टैक्स का मैकेनिज्म समझें हम, ये होता क्या है। बाद में वो फिर रूल के मुताबिक चलाऊंगा। जी जी देखिए, अब पहला साल है हमारा, यानी 1 जनवरी 2017 को। मैं जनवरी से दिसंबर तक ही लेके जाता हूं क्योंकि पॉइंट समझना, हमें उसके पॉइंट में समझा रहा हूं। हमने एक प्लांट बाय किया जिसकी कॉस्ट 200 मिलियन थी। अच्छा, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बेस करेगी 5 इयर्स पर, 4 ईयर पे कर देते हैं। ठीक है जी। टैक्स जो है वो ये कहते हैं जी, टैक्स डेप्रिसिएशन जो है दैट शैल बी बेस्ड ऑन 5 इयर्स। ठीक, इसको थोड़ा सा और एलिबोरेट करता हूं। मैं कहता हूं जी, फर्स्ट ईयर की जो डेप्रिसिएशन है वो 60 मिलियन होगी और फिर सब्सिक्वेंटली वो 5 मिलियन में इसको आपने डेप्रिसिएट करना, यानी टोटल 6 इयर्स बन गए। टेक्निकली 6 इयर्स बन। अकाउंटिंग में हम 4 इयर्स पे डेप्रिसिएशन लेते हैं। ओके, 31 दिसंबर को आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और प्रॉफिट हमारा आता है 92 मिलियन। टैक्स रेट हम हर ईयर में 30% लेंगे। ये एक दफा लिख रहा हूं और उसके बाद नहीं। देखिए, अब पूरा साल में हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, देखते हैं कि करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स में कैसे मैकेनिज्म चेंज होता है। ये चीज अंडरस्टैंड करनी है पहले स्टेप में। ठीक है। अच्छा जी, तो हमारा स्टेप क्या है, जब हम एक्सट्रैक्ट बनाएंगे एसओसीआई का, तो प्रॉफिट में मुझे टैक्स चाहिए, टैक्स बनता कितना है। टैक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टैक्सेस, करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स। और हमने पढ़ा कि हमारी कैलकुलेशन भी इसी तरह होनी। पहला स्टेप वही स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द अकाउंटिंग प्रॉफिट इनटू टैक्सेबल प्रॉफिट सो दैट आई कैन कैलकुलेट द करंट टैक्स। तो पहला स्टेप तो ये होगा कि मैं कैलकुलेट करूंगा कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स। तो मैं अकाउंटिंग प्रॉफिट लेता हूं जो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, और अकाउंटिंग प्रॉफिट है मेरे पास 92 मिलियन। अब यकीनी बात है, ये जो प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है इसमें अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन लेस हुई हुई है। ठीक है, मैं उसको, चूंकि टैक्स डेप्रिसिएशन डिफरेंट है, मैं क्या करता हूं, इसमें ऐड बैक कर देता हूं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है। और अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कितनी बनती है मेरी, 50 मिलियन। ये ऐड कर देता हूं और लेस कर देता हूं टैक्स डेप्रिसिएशन। और टैक्स डेप्रिसिएशन जो पहले साल की है वो मैंने लिखी है 60 मिलियन। तो 60 मिलियन लेस किया तो टैक्सेबल प्रॉफिट मेरा बन गया 82 मिलियन। दिस इज टैक्सेबल प्रॉफिट, जो कि यकीनन अकाउंटिंग प्रॉफिट से डिफर कर रहा है। एंड दिस डिफरेंस इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू टेम्परेरी डिफरेंस, नॉट परमानेंट डिफरेंस। ठीक है, अब ये 82 मिलियन आया। अब मैं करंट टैक्स आराम से कैलकुलेट कर सकता हूं। करंट टैक्स बनेगा 82 का 30%, 24.6 मिलियन मेरा करंट टैक्स हो गया। ठीक, अब दूसरा स्टेप है, मैंने कैलकुलेट करना है डेफर्ड टैक्स। अब क्योंकि एक ही आइटम है ना, तो उस तरह प्रॉपर टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। डेफर्ड टैक्स कैलकुलेशन,
अच्छा, डेफर्ड टैक्स में हमने जो कल स्टेटमेंट पढ़ी थी उसको फॉलो करते हैं। ये एसेट है, प्लांट इज अवर एसेट, में एसेट की वर्डिंग बोलता हूं। हमने पढ़ा था व्हेन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर और लेस देन इट्स टैक्स बेस। डिफरेंस की बात नहीं कर रहा, वो बाद में डिसाइड करते हैं। यानी इसका मतलब मुझे दो चीजें चाहिए, फर्स्ट इज द कैरिंग अमाउंट एंड सेकंड इज द टैक्स बेस। तो कैरिंग अमाउंट की तरफ आते हैं, तो कैरिंग वैल्यू कितनी बनी है एसेट की? देखो 200 मिलियन का एसेट था, अकाउंटिंग में आपने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की 50, तो कैरिंग वैल्यू आ गई 150। फिर मैं लूंगा टैक्स बेस। टैक्स बेस इज आल्सो कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट फ्रॉम टैक्स लॉस पॉइंट ऑफ व्यू। तो टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 200 में से मैं क्या माइनस करूंगा? 60, तो 140 मिलियन आ गया। जब इसको लेस करता हूं तो अब जरा डिसाइड करते हैं कि ये कौन सा डिफरेंस है टैक्सेबल, बिकॉज द कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन इट्स टैक्स बेस। ये 10 मिलियन का जो डिफरेंस आया, इसको मैं लिखूंगा टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। अब टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस पर मैं निकालता हूं डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी निकलेगी, यकीनी बात है। अब डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कितनी बन रही है? 10 का 30%, 3 मिलियन। अच्छा, अब यहां एक पॉइंट जरा ज़हन में रखिएगा, ये जो 3 मिलियन की लाइबिलिटी आ रही है ये एज एट है, क्योंकि ये मैंने जो बैलेंसेस उठाए हैं ये एज एट है। मुझे प्रॉफिट एंड लॉस में एज एट अमाउंट नहीं लेके जानी, मुझे प्रॉफिट एंड लॉस में टैक्स एक्सपेंस में वो अमाउंट लेके जानी है जो फॉर द ईयर है। खैर पहले साल में यही फॉर द ईयर भी होगी, अगले साल से आप चेंज देखोगे, वो मैं यहां नहीं कर रहा, लेकिन यकीनी बात है ओपनिंग बैलेंस 0 है, लाइबिलिटी तो फर्स्ट टाइम क्रिएट हुई है, तो ड्यूरिंग द ईयर भी 3 है, एज एट भी 3 है। लेकिन मैं 3 जो उठा रहा हूं ये वाली अमाउंट नहीं ले रहा, मैं कौन सी अमाउंट ले रहा हूं? फॉर द ईयर। ठीक है, तो उसकी कैलकुलेशन भी मैं बता देता हूं हम करते क्या है। इससे नीचे फिर लिखते हैं डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस, जो कि यकीनन 0 था। एक लाइन छोड़ूंगा और लिखूंगा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस यही है जो मैंने अभी कैलकुलेट किया है। तो अब ये लाइबिलिटी का इंक्रीज होना चार्ज है, ये ड्यूरिंग द ईयर चार्ज हो रहा है, इसको लिखूंगा चार्ज फॉर द ईयर। चार्ज का मतलब है कि टैक्स एक्सपेंस बढ़ेगा, और चार्ज फॉर द ईयर आएगा 3 मिलियन। ठीक हो गया जी। अब आगे चलिए, ये तो मुकम्मल हो गई, दोनों कैलकुलेशन मुकम्मल हुई। अब देखिए एक्सट्रैक्ट की तरफ आते हैं। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एसओ सीआई। यहां मैंने लिखना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है हमारा? 92 मिलियन। इसमें से मैं लेस करता हूं टैक्स एक्सपेंस। अब ये जरा नोट सी देखिएगा, इसका डिस्क्लोजर कैसे बनाना है। डिस्क्लोजर आगे जाता जाऊंगा, बढ़ता जाएगा, अभी जरा बेसिक डिस्क्लोजर बना रहा हूं। यहां आप कोई भी नोट नंबर देते हैं, नोट नंबर 11 छोड़ दें इसको, तो ये मेरे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसे नीचे छोटा सा नोट बनाता हूं, नोट नंबर 11 विच इज टैक्स एक्सपेंस। जो फ्लो चार्ट मैंने लास्ट लेक्चर में, यानी फर्स्ट इसके डेफर्ड टैक्स के जो फर्स्ट लेक्चर में बनाया था, उसके मुताबिक टैक्स एक्सपेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टैक्सेस, करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स। करंट टैक्स हमारा कितना है? 24.6, और डेफर्ड टैक्स जी, और ये याद रखिएगा, ये मैं कौन सा 3 उठा रहा हूं? दिस वन, ये वाला 3 नहीं। वो के इस साल में तो इक्वल, अगले साल में आप देखोगे डिफरेंस होगा फॉर द ईयर। तो फॉर द ईयर 3 है, 24 प्लस
0.3 प्लस 3 24.6 प्लस 3 इज इक्वल टू 27.6। ये 27.6 लेस किया तो मेरे पास कितना आ गया 4.4। अच्छा, अब ये मैंने मुकम्मल किया एसओसीआई का एक्सट्रैक्ट। जरा कैलकुलेटर पे ईटीआर निकालें। अब देखो ईटीआर निकालो पहले, फिर मैं एक लाइन बोलने लगा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। ईटीआर निकालो, देखो 30% आ रहा है। कैसे निकालोगे ईटीआर? 27.60 डिवाइडेड बाय 92 इंटू 100। यार 92 का 30% ले लो तो एग्जैक्ट यही वैल्यू आनी चाहिए जो आ रही है। ठीक है, याद रखिए जिस क्वेश्चन के अंदर परमानेंट डिफरेंस नहीं होगा एटीआर ईटीआर इक्वल होगा, और जिस क्वेश्चन के अंदर परमानेंट डिफरेंस आ गया, ये मैं आगे बढ़ता जाऊंगा और बीच में कहीं नहीं ले आना मैंने परमानेंट डिफरेंस। अभी तो ये सिर्फ पहला और दूसरे साल में नहीं ला रहा मैं। तो पहले साल के अंदर आप देख सकते हो कि एटीआर ईटीआर इसलिए इक्वल है कि जो डिफरेंस आ रहा है प्रॉफिट्स में वो सिर्फ टेम्परेरी डिफरेंस की वजह से आ रहा है। टेम्परेरी डिफरेंस जितने मर्जी आए, एटीआर इज मस्ट बी इक्वल टू ईटीआर। लेकिन जहां पर आपका परमानेंट डिफरेंस आ गया कभी भी इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एक नोट मैंने आपके सामने बनाया, नोट टैक्स एक्सपेंस, ये बड़ा जरूरी है। एसओएफपी का भी एक्सट्रैक्ट देख लो। अब यहां पर करंट टैक्स किस में आएगा, कौन सी हेडिंग में है? करंट टैक्स होती लाइबिलिटी है, ये आएगी करंट लाइबिलिटी की हेडिंग में। और करंट टैक्स मेरा कितना है इस साल का, यकीनन जो कैलकुलेट किया वही 24.6, क्योंकि अंडर ओवर प्रोविजन यहां नहीं ला रहा अभी मैं। और डेफर्ड टैक्स एसेट भी हो सकता है, इस क्वेश्चन में क्या है लाइबिलिटी। तो ये कौन सी लाइबिलिटी है, करंट या नॉन करंट? ये हमेशा याद रखिए कि जो डेफर्ड टैक्स है वो हमेशा नॉन करंट लाइबिलिटी होगी, हमेशा। चाहे अगले साल भी कुछ एडजस्ट हो जाए, होता है, हो सकता है कुछ आइटम ऐसी जो अगले साल एडजस्ट हो रही है, इसमें कोई डिस्टिंग्विश नहीं हम करते कि इसमें करंट कितना है और नॉन, बिकॉज इट नॉट इजी टू एडजस्ट। ये तो क्वेश्चन में तो शायद हम कर लें, लेकिन प्रैक्टिकली इतना ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं, मुमकिन ही नहीं है। इसलिए स्टैंडर्ड स्ट्रेट वे कहता है इसको नॉन करंट लेना है। अगर एसेट है नॉन करंट एसेट, अगर लाइबिलिटी है नॉन करंट लाइबिलिटी। यूएस गैप जो अमेरिकन यूज करते हैं उसमें करंट और नॉन करंट दोनों में आता है, उसकी फाइनेंशियल देखें तो दोनों जगह रखा नजर आएगा। लेकिन हम तो चूंकि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं तो दूसरी हेडिंग आएगी नॉन करंट। और इसमें जो डेफर्ड टैक्स मैंने लिखना है ना, वो ये वाला 3 नहीं है प्लीज, ये फॉर द ईयर था। ये भी असल में यहां इक्वल है ना दोनों, ये 3 उठा लो तो अगले साल आपको फर्क नजर आएगा। अब मुझे बताओ, ये पहले साल में कोई क्वेश्चन करना हो तो मुझे पूछे। ओके, चलिए जी अगले अकाउंटिंग ईयर में आते हैं। ये अकाउंटिंग ईयर था मेरा 31 दिसंबर 20। अब मैं कहता हूं जी 31 दिसंबर 2018 को मेरा जो प्रॉफिट है बिफोर टैक्स वो 82 मिलियन, 84 मिलियन कर देते हैं। अगेन पहला स्टेप क्या है, कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स। तो करंट टैक्स में मैं स्टार्ट कहां से करना है, अकाउंटिंग प्रॉफिट से। अकाउंटिंग प्रॉफिट क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है 84 मिलियन। इसके अंदर यकीनन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन लेस हुई है, उसको ऐड बैक कर दो। ऐड किया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और वो तो स्ट्रेट लाइन है 4 ईयर पे, तो वो हर साल की इक्वल आएगी 50 मिलियन। लेकिन इस साल टैक्स डेप्रिसिएशन जरा डिफरेंट आएगी, क्योंकि उससे अगले सालों में बिल्कुल इक्वल हो जाएगी। अब जरा देखें, टैक्स ये कहता है जी कि पहले साल डेप्रिसिएशन 60 मिलियन ले, जो मैं ले चुका हूं, लेकिन कहते हैं इससे अगले सालों में सब्सिक्वेंटली वो 5 साल में इसको अमॉर्टाइज कर दो। अब मैं इसको 5 में डिवाइड नहीं करूंगा,
200 में से पहले 60 लेस करूंगा, 140 हुआ, 140 को 5 पे डिवाइड करूंगा विच इज 28। ये 28 मिलियन की डेप्रिसिएशन लेस कर। अब कैलकुलेट कीजिएगा प्रॉफिट क्या आया। 106। और यही चीज मैं समझाना चाहता था, वो अल्लाह की तरफ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया। पिछले क्वेश्चन में, पिछले साल में देखो, मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा था, टैक्सेबल प्रॉफिट कम था। इस साल जरा सिचुएशन रिवर्स हो चुकी है। तो बहरहाल आगे चलते हैं। अब डेफर्ड टैक्स निकालना है। अब डेफर्ड टैक्स के लिए वही दो चीजें चाहिए। सबसे पहले कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट। पिछले साल कैरिंग वैल्यू थी 150, मजीद डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की 50 की, 100 हो गया। फिर टैक्स बेस पिछले साल 140 थी, अब इसमें से 28 माइनस हुआ 112। अब मुझे बताओ ये डिफरेंस कौन सा है? ये डिडक्टेबल है, बिकॉज कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज लेस देन इट्स टैक्स बेस। मैंने प्लस माइनस नहीं लिखना अभी, वो आगे जाकर बताऊंगा कहां माइनस लिखना है कहां प्लस, अभी तो एक ही आइटम है। तो ये 12 को मैं लिख रहा हूं डिडक्टेबल। तो डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस के अगेंस्ट डेफर्ड टैक्स कौन सा क्रिएट होगा? ऑब्वियसली एसेट। और किस, एट अ रेट ऑफ विच इज 3.6। अब आइएगा यहां पर, वो ये वाला हिस्सा जो हम कर रहे हैं, इसको रिकंसिलिएशन भी कहते हैं ना, ये डेफर्ड टैक्स की रिकंसिलिएशन है। अब डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्या था? 3 मिलियन। एक लाइन छोड़िएगा, क्लोजिंग बैलेंस अब डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का नहीं आ रहा, एसेट का आ रहा है। डेफर्ड टैक्स एसेट कैरी फॉरवर्ड, यानी जब साल शुरू हुआ था तो लाइबिलिटी, साल एंड हुआ तो एसेट हो गया, और एसेट है 3.6। तो मुझे बताओ फॉर द ईयर अमाउंट कितनी आ रही है? 6.6। गौर से देखो, क्योंकि देखो अगर मैं, अब जो सुनिएगा, अगर मैं लाइबिलिटी को प्लस में लिख रहा हूं तो एसेट माइनस में आएगा ना। लिख लो माइनस, कोई मसला नहीं, मुझे कोई इतराज नहीं, एसेट माइनस में आएगा। अब ये यहां पर माइनस करूंगा तो 3.6 बनेगा। अब ये चार्ज नहीं है, क्योंकि जब, अब तो मेरी चार बातें सुनिएगा। लाइबिलिटी, डेफर्ड टैक्स की बात कर रहा हूं, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का भरना एक्सपेंस यानी चार्ज, जहां एक्सपेंस होगा चार्ज। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का कम होना इनकम, तो इसको मैं इनकम नहीं कहूंगा, डिक्रीज इन एक्सपेंस कहूंगा, वो टैक्स एक्सपेंस कम होना। नंबर 3, अगर मेरा एसेट, ओपनिंग भी एसेट है, क्लोजिंग भी एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, इनकम, अगर एसेट डिक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस, तो लिहाजा जो एक्सपेंस होता है उसको हम चार्ज कहते हैं, और जहां इनकम का लफ्ज बनता है उसको हम रिवर्सल कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको हम रिवर्सल का वर्ड लिखूंगा मैं, रिवर्सल फॉर द ईयर। ये फॉर द ईयर आ गया। अब आइएगा एक्सट्रैक्ट बनाता हूं, एसओसीआई। देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा कितना है इस साल का? 84 मिलियन। अब टैक्स एक्सपेंस का तो नोट बनाना पड़ेगा और नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब नोट बनाते हैं, नोट नंबर वही ले रहा हूं 11। अब इसमें दो टैक्स आने, करंट टैक्स कितना है?
27 नहीं सॉरी, अच्छा ये कैलकुलेट नहीं किया था यहाँ पे, कर लो यहीं पे इनटू 30%, 31.8 मैंने टैक्सेबल प्रॉफिट से निकाला, ये 31.8। और करंट टैक्स तो हमेशा चार्ज होता है, वेरी क्लियर, होता ही चार्ज है। डेफर्ड टैक्स कैन बी चार्ज, कैन बी रिवर्सल। अब यहां देखो ये जो 6.6 है, इट इज नॉट चार्ज, इट इज रिवर्सल। चार्ज में प्लस होगा, चार्ज रिवर्सल चार्ज में माइनस होगी, इसलिए इसको माइनस में लिखो। तो ये 6.60 माइनस हुआ, कितना बन गया जी? 25.2। ये 25.2 यहां लाता हूं और लेस करता हूं 84 में से, अब जरा इधर भी ईटीआर निकालें। इस साल में भी कोई परमानेंट डिफरेंस है नहीं, तो ईटीआर शुड बी इक्वल टू एटीआर, चेक कर लो, 100% इक्वल आएगा। यानी मैं इसका 30% लूं, ये आएगा, या 25.2 डिवाइडेड बाय 84 कर दूं, तब भी वही आएगा 30%। ठीक है, अब मैं जरा 2 सालों को एक चीज और कंपैरिजन करके दिखाऊं। देखो ये मेरी अकाउंटिंग क्या बता रही है नोट के साथ, ये बता रहा है कि मेरा जो टैक्स बनता है वो 27.6 है, जिसमें से 24.6 मैंने पे करना है, कर दिया, ये तो पेबल है ना, पे करना है, और 3 मिलियन में फ्यूचर में पे करूंगा। 24 तो अभी पे करना ना, और 3 मैं फ्यूचर में पे करूंगा। लाइबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, यहां क्या शो कर रहा है कि मेरा टैक्स 25.2 मिलियन है, जिसमें से 31.8 मुझे पे करना है, इसका मतलब ज्यादा पे करना है, तो ये फ्यूचर में एडजस्ट करवा लूंगा। सो खुद ब खुद ये हमें नोट सब कुछ बता रहा होता है। डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट देखो, अक्रूवल एंड प्री पेमेंट ऑफ करंट टैक्स, ये कोई अलग टैक्स नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको एक सेपरेट ट्रीट इसलिए करते हैं ताकि उसकी प्री पेमेंट और अक्रूवल प्रॉपर्ली बुक हो जाए। ठीक है, अब इसका एसओएफपी का अगर एक्सट्रैक्ट बनाओ, तो अब देखो मैं पहले नॉन करंट एसेट लिखूंगा, अब लाइबिलिटी नहीं है ना, अब नॉन करंट एसेट में लिखूंगा डेफर्ड टैक्स। बताइए नॉन करंट एसेट में डेफर्ड टैक्स कितना आएगा? 3.6। ये फॉर द ईयर है जो एसओसीआई में जाएगा, ये एसओएफपी में जाएगा। पिछले साल ये इसलिए नजर नहीं आया, वो सेम था, तो ये 3.60 यहां पर आएगा, और करंट लाइबिलिटी वो उसी तरह आनी है, उसमें कोई हर्ज नहीं। करंट टैक्स कितना है? 24 नहीं सॉरी 31 पॉइंट, उधर चला जाता हूं 31.8। अब बताओ सेकेंड ईयर ओके है? ठीक है, गुड। अब मैं तीसरे साल में जा रहा हूं, और तीसरे साल में काम और करते हैं, परमानेंट डिफरेंस भी लाता हूं, मिक्स भी थोड़ा सा करते हैं। ठीक है जी, परमानेंट डिफरेंस भी लाता हूं। ये वाला पोर्शन बता देना जी। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, कौन सा बनेगा जी? 90। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो मेरा 105 मिलियन है। मास्क ऊपर कर लो। 105 मिलियन। ओके, अच्छा जी। अब उसके बाद साथ में लिखता है कि अबव प्रॉफिट इंक्लूड्स ₹4 million which is disallowed by tax authorities, which was disallowed
बाय टैक्स अथॉरिटीज, लाइक फाइन हो सकता है, पेनल्टी हो सकती, कुछ भी है, मैंने नाम नहीं लिखा, मतलब डिसअलाउड। और डिसअलाउड का मतलब ही क्या है? ऐसा एक्सपेंस जो इस साल डिसअलाउ हुआ, अगले साल इसका भी इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो ये परमानेंट हो गया। अब देखिएगा जब मैं इसको सॉल्व करूंगा इस साल को, तो आप एक चीज नहीं देखेंगे, एटीआर ईटीआर इक्वल नहीं आएगा, इररिस्पेक्टिव कौन सा ज्यादा है छोड़ दो, वो रिकंसिलिएशन में आएगा। लेकिन ये क्लियर है कि ये 30% नहीं बनेगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। उसी तरीके से पहले हम करंट टैक्स निकालते हैं। अब जब करंट टैक्स निकालूंगा तो उसमें अकाउंटिंग प्रॉफिट लेता हूं। अकाउंटिंग प्रॉफिट है मेरा 105 मिलियन। इसमें ऐड बैक अब दो चीजें करनी पड़ेंगी, एक तो नेचुरली डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी, और डेप्रिसिएशन मेरी कितनी है 50 मिलियन। और अब मैं इसमें ऐड बैक करूंगा जी डिसअलाउड एक्सपेंस, 4 मिलियन। और इसमें से लेस कर देता हूं टैक्स डेप्रिसिएशन, जो सेम अब आएगी, पिछले साल कितनी थी 28, वो तो अब सेम रहेगी ना, वो तो सिर्फ पहले साल मैंने चेंज की 28। एक चीज एक और भी ध्यान में रखिएगा, जितने भी टेम्परेरी डिफरेंस होते हैं करंट टैक्स की कैलकुलेशन है, अगर पहले ऐड हुए ना फिर लेस भी होंगे, बेशक डिफरेंट होंगे, या पहले लेस हुए बाद में ऐड भी होंगे। जो डिसअलाउड है वो एक मर्तबा ऐड हुआ तो फिर माइनस नहीं होगा, और अगर माइनस हुआ तो ऐड नहीं होगा। तो ये चीज अब गौर से देखो, ये डेप्रिसिएशन पहले ऐड हुई फिर लेस हुई, इसका मतलब ये टेम्परेरी डिफरेंस है, और ये सिर्फ ऐड कर रहा हूं मैं, लेस नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ये परमानेंट डिफरेंस है। लेस तो तब करूं जब फ्यूचर में इसका कोई बेनिफिट मिल रहा है। तो ये मेरा कितना आ गया जी, दिस इज टैक्सेबल प्रॉफिट। और अब इस पे टैक्स निकाल लेते हैं। करंट टैक्स 39.3 एट अ रेट ऑफ 30%। अब डेफर्ड टैक्स इसी नीचे निकाल लेते हैं। डेफर्ड टैक्स इज बेस्ड ऑन ओनली एंड ओनली एंड ओनली टेम्परेरी डिफरेंस, इसका परमानेंट से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि वो फ्लो चार्ट में याद होगा मैंने बनाया था, दो डिफरेंस आते हैं, परमानेंट का डेफर्ड टैक्स नहीं होता सिर्फ। ठीक है, अब आइएगा कैरिंग वैल्यू क्या आएगी, पहले क्या थी 100, अब 100 में से और माइनस हो गया 50। टैक्स बेस पहले थी 112, इसमें से 28 और लेस कर दिया 84। बताओ कौन सा डिफरेंस आया? अगेन डिडक्टेबल, बिकॉज द कैरिंग अमाउंट कम है और टैक्स बेस ज्यादा, बाय 30। और अब इस पे आप निकाल लो डेफर्ड टैक्स एसेट DTA एट अ रेट ऑफ 30%, 10.2। लेकिन इसके बाद ये फॉर द ईयर नहीं है, ये वो है जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाना है। फॉर द ईयर के लिए क्या करूं, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस उठाता हूं। साल शुरू हुआ था तो तब भी मेरा डेफर्ड टैक्स एसेट था, जो पिछले साल का एंड किया था वो डेफर्ड टैक्स का बैलेंस क्या आ रहा था 3.60, बेशक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से उठा लो 3.60, और क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है डेफर्ड टैक्स एसेट का 10.2। चूंकि एसेट है इसको बेशक माइनस में लिखो। तो इंक्रीज होना, एसेट का इंक्रीज होना, बताओ चार्ज है या रिवर्सल? रिवर्सल। ये रिवर्सल हो जाएगी बाय इन दोनों का डिफरेंस
तो माइनस माइनस प्लस होगा तो ये अमाउंट बनेगी ना, तो माइनस प्लस यूज करोगे तो बेहतर। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है किसको माइनस करते हो किसको प्लस करते हो, लेकिन जिसको भी करो उसको शो करो, क्योंकि ये तो एक आइटम है ना, या डेफर्ड टैक्स एसेट है या लाइबिलिटी। कल मैंने बताया था एक क्वेश्चन में 6 आइटम दी हुई, हो सकता है इसमें से 4 के एसेट और 2 की लाइबिलिटी, तो फिर आपको कहीं प्लस और कहीं माइनस लाजमन शो करना है। यहां ना भी करता तो कोई मसला नहीं था, ठीक है। अच्छा, अब जब डेफर्ड टैक्स भी निकल आया, अब मैं एक्सट्रैक्ट बनाता हूं, एसओसी आएगा। जब एक्सट्रैक्ट बनाऊंगा तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेता हूं, जो कि है क्वेश्चन में 105 मिलियन, और यकीनन इसमें से टैक्स एक्सपेंस लेस करूंगा, जिसके लिए नोट बनाऊंगा 11, और लेस करूंगा तो मेरा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। अब इसे नीचे नोट बनाते हैं, नोट 11 टैक्स एक्सपेंस। करंट टैक्स मैंने कितना निकाला, 39.3, और डेफर्ड टैक्स जो है वो मेरा चार्ज नहीं है, वो रिवर्सल है। और कितनी रिवर्सल है, 6.6। बहुत केयरफुली, फॉर द ईयर और एज एट, तो 6.6 इसमें से ऑब्वियसली माइनस करूंगा तो कितना आ गया, 32.7। अब ये 32.7 मैं टैक्स एक्सपेंस यहां लाता हूं और माइनस करता हूं तो क्या आ गया, अब जरा गौर से देखिए। अब ETR शेल नॉट बी इक्वल टू ATR, दोनों तरीकों से देखो। वैसे अगर 105 का 30% लेता हूं तो ये नहीं आता, या मैं 32.7 को 105 पे डिवाइड करता हूं और परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूं तो ये 32 से एक्सीड कर जाती है, ठीक है। ये कम भी हो सकते हैं, बट ये तो क्लियर है, ATR और ETR इक्वल, जब ये इक्वल नहीं है अंडरस्टूड है कि परमानेंट डिफरेंस है। अब मुझे रिकंसिलिएशन बनानी, एक नोट और ऐड होगा, दिस इज नोट नंबर, अच्छा खैर इस क्वेश्चन में तो 11.1 बना रहा हूं, लेकिन इसमें 3 नोट होते हैं। करंट टैक्स का भी आगे नोट बनेगा, अभी जरूरत नहीं है, आगे मैं बढ़ता जाऊंगा ना क्वेश्चन में, मैं लेता जाऊंगा। अंडरस्टैंडिंग तभी होती है जब आप उसको अप्लाई कर, 11.1, फिर 11.2 ये होता है, फिर उसकी रिकंसिलिएशन होती है। देखिए यहां चूंकि दोनों नहीं बनाए मैंने तो 11.1 बना, वैसे ये बना सकता हूं लेकिन अभी नहीं बना रहा। 11.1 आप लिखोगे रिकंसिलिएशन ऑफ टैक्स एक्सपेंस, पहले मैं लिखूंगा टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट, कि अकाउंटिंग प्रॉफिट में मेरा टैक्स कितना बनता है। मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट है 105, इसका अगर 30% टैक्स हो तो टैक्स कितना बनना चाहिए, 31.5। जो परमानेंट डिफरेंस आता है उस पे जो टैक्स है, अगर वो एक्सपेंस है तो टैक्स बढ़ेगा, मुझे ज्यादा देना पड़ेगा ना। और अगर इनकम है, जैसे एग्जेंट इनकम आ जाती है तो फिर मुझे टैक्स कम देना पड़ रहा है ना। अगर परमानेंट डिफरेंस एक्सपेंस हो तो ऐड करना है, और अगर परमानेंट डिफरेंस इनकम हो तो लेस करोगे, चूंकि यहां डिसअलाउड एक्सपेंस है, और डिसअलाउड एक्सपेंस में मैं लिखूंगा टैक्स ऑन डिसअलाउड एक्सपेंस, और यकीनन इसको ऐड करूंगा। एक्सपेंस मेरा कितना है, 4 मिलियन, 4 इंटू 30% विच इज 1.2। अब इसको प्लस करो तो 32.7 जो एग्जैक्टली इक्वल आएगा टैक्स एक्सपेंस, और यहां आप लिखोगे टैक्स एक्सपेंस, रिकंसिलिएशन कर रहे हैं ना। यानी अब आप ये बता रहे हो कि मेरा ठीक है अकाउंटिंग पॉइंट से टैक्स बनता था 31.5, लेकिन 1.2 मुझे टैक्स ज्यादा देना पड़ा बिकॉज ऑफ डिसअलाउड एक्सपेंस।
हाँ जी, अब बताओ ये ऑनलाइन वालों ठीक है? ये तो बहुत मजेदार टॉपिक है, इसको करते जाओ, दिल ही नहीं करता छोड़ो। और कोई समझ आएगा ये डेफर टैक्स इंशाल्लाह जरूर आएगा। ओके आगे चलिए। अब मैं जरा अगले साल में आता हूं। अब अगले साल में एक और पंगा भी डालने लगा हूं, ठीक है जी। और मैं कहता हूं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020, उसी को कंटिन्यू कर। मेरा प्रॉफिट जो है बिफोर टैक्स वो 76 मिलियन है। साथ में वो कहता है एग्रीकल्चरल इनकम जो है इसमें शामिल है 6 मिलियन विच इज एग्जेम्प्टेड। मुफ्त पूरी लाइन नहीं लिखा, बस सिंपल एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। लेकिन साथ ही वो कह रहा है कि लास्ट ईयर करंट टैक्स प्रोविजन was understated by 2.5 million। ये पढ़ चुके हैं अंडर ओवर प्रोविजन, इसलिए मैं बीच में लाया हूं वापस। देखिए अब इसका कैसे ट्रीटमेंट होगा। ये भी जो मैंने लिया ये हम कर चुके हैं, सिर्फ फर्क मैंने ये किया है, वहां परमानेंट डिफरेंस एक्सपेंस था, यहां परमानेंट डिफरेंस इनकम है, बस इतना फर्क किया। ओके लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले मैं ऑब्वियसली करंट टैक्स निकालूंगा। अब करंट टैक्स कितना है, अकाउंटिंग प्रॉफिट लेते हैं विच इज 76 मिलियन, इसमें ऐड बैक करते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। कितनी डेप्रिसिएशन होगी जिस साल में? 50। अगेन लेस करूंगा टैक्स डेप्रिसिएशन, हाउ मच? वही 28। लेकिन अब मैं एक और चीज भी लेस कर रहा हूं, दैट इज एग्रीकल्चरल इनकम, बिकॉज it is included in the above accounting profit, but from tax point of view, it is totally exempt from tax, and the income is 6 million। इसको प्लस माइनस कर लें तो टैक्सेबल प्रॉफिट आ गया 92। अच्छा अब मैं लिखूंगा इसमें टैक्स कितना बनता है एट 30%, 27.6। ठीक हो गया। अच्छा अब इसके बाद अंडर ओवर प्रोविजन आएगी, खैर वो यहां नहीं लिखता, वो रिकंसिलिएशन में जाएगी, वो एक और जगह जाएगी, मैं बताता हूं, इसको यहीं पे छोड़। अब आइएगा डेफर्ड टैक्स। तो देख लो अंडर ओवर प्रोविजन का अभी तक कोई फर्क नहीं आया, कोई जरूरत नहीं हमें करने की। डेफर्ड टैक्स, अच्छा इसको एसओएफपी का नहीं बनाया, वो तो इजीली बन जाएगा ना, इसलिए मैंने छोड़ दिया। करंट डेफर्ड टैक्स में आइएगा। अब कैरिंग वैल्यू कितनी है? 0, क्योंकि आप फुली डेप्रिसिएटेड एसेट हो गया। लेकिन एसेट इन यूज है, जो टैक्स 6 ईयर तक कहता है, हम 6 ईयर तक लेके जाएंगे। और उसके बाद टैक्स बेस लास्ट टाइम थी 84, इसमें से 28 और माइनस कर दिया 56। अगेन कौन सा डिफरेंस आया? डिडक्टेबल आया 56, और इस पे डेफर्ड टैक्स एसेट निकलेगा एट अ रेट ऑफ 16.8। अब मैं प्रॉपर नोट बना रहा हूं, इसलिए अब इंक्रीज डिक्रीज नहीं दे रहा, वो नोट में जाता है असल। वो पहले मैंने इसलिए किया कि वहीं पे आ जाए, अब प्रॉपर मैं करने लगा हूं किस तरह 3 नोट बनते हैं, डेफर्ड टैक्स, करंट टैक्स और रिकंसिलिएशन। ये यहीं पे रोको, इसको भी इसलिए मैंने यहां रोका, इसे भी रोका। अब आइएगा प्रॉपर्ली एक्सट्रैक्ट बनाओ, एसओसी आएगा।
प्रॉफिट बिफोर कितना है? टैक्स एक्सपेंस छोड़ दो, लेकिन इसको नोट दूंगा ना, नोट नंबर 11, तो मेरे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसके बाद आप नोट देखिएगा, नोट नंबर 11, टैक्स एक्सपेंस। करंट टैक्स नहीं लिखना भी आपने, यहां मैं लिखूंगा नोट नंबर 11.1, फिर लिखता हूं डेफर्ड टैक्स, नहीं लिखिएगा भी आप, क्योंकि मैंने वो वर्किंग छोड़ी है ना वहां पे, वो आप प्रॉपर नोट में ला रहा हूं। 11.2 और इन दोनों का जो प्लस माइनस है वो मेरा टैक्स एक्सपेंस बनेगा और वो यहां लाऊंगा। तो ये बात आप, मैंने नोट 11.1 बनाना है, इस साइड पे आ जाता हूं पिछले साल में। नोट नंबर 11.1 करंट टैक्स, ऊपर हेडिंग दूंगा, और करंट टैक्स में पहले लिखोगे फॉर द ईयर। फॉर द ईयर वो है जो आपने कैलकुलेट किया वर्किंग में, वर्किंग में आपने टैक्स निकाला है 27.6, ये फॉर द ईयर है, इस साल का टैक्स इतना बनता है। लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक लास्ट ईयर की जो करंट टैक्स प्रोविजन है वो अंडर स्टेट हुई थी, सो आई कैन से दैट द अंडर प्रोविजन ऑफ टैक्स। तो अंडर प्रोविजन को प्लस करूं या माइनस? ऐड करूंगा, क्योंकि पिछले साल टैक्स एक्सपेंस कम रिकॉर्ड हुआ था, वो यहां एडजस्टमेंट करूंगा, ऐड अंडर प्रोविजन ऑफ टैक्स, और पूरा लिखना है। ये तो मैंने जगह खुद लिखी है, काफी जगह होती है आपकी, पूरा लिखना है इन प्रायर ईयर। क्योंकि आप ये बता रहे हो कि ये जो टैक्स एक्सपेंस मैं यहां लेके आ रहा हूं, इसमें कुछ हिस्सा इस साल का है, कुछ हिस्सा पिछले साल का है, इसलिए क्लैरिटी में डिस्क्लोजर में देना है, और वो है था 2.5। अब इसको प्लस कर लो, ये मेरा करंट टैक्स की कैलकुलेशन हो गई। इस 30.1 को मैं यहां ले आऊंगा। अच्छा, अब जो डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन है वो हम पहले ही सीख चुके हैं, कोई नई नहीं है, वो सिर्फ अब मैं नोट की फॉर्म में ला रहा हूं। डेफर्ड टैक्स, अब बताइए डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी थी ओपनिंग या एसेट था? एसेट। मैं यहां सिर्फ वर्ड लिख रहा हूं एसेट, क्योंकि हेडिंग में लिखा हुआ है ऑलरेडी डेफर्ड टैक्स, दोबारा लिखने की क्या जरूरत है मुझे? सिंपल एसेट ब्रॉट डाउन, ब्रॉट फॉरवर्ड। तो कितना था जी पिछले साल का, जरा चेक करके बताइएगा। 10.2। देख लेना, गलत हुआ तो छोड़ूंगा नहीं। और एसेट का क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा है जो अभी आपने कैलकुलेट किया है? 16.8। तो बताओ, ये इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो चार्ज है या रिवर्सल? अब मैंने माइनस कुछ नहीं लगाया खुद ही, क्योंकि एक साल है, एक आइटम है, कोई जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंड ही करना है ना सिर्फ। तो कितना बन गया? 6.6। और ये चूंकि 6.6 रिवर्सल है, तो रिवर्सल यहां पे प्लस नहीं होगी, यकीनन ये माइनस होगी। अब 30.1 में से 6.6 लेस कर दो, 23.5। ये 23.5 यहां से मैं लेस कर देता हूं, तो बताइए कितना टैक्स नेट प्रॉफिट आया? 52.5। जरा यहां से ATR ETR चेक करो। 76 का 30% लूं तो 23.5 नहीं आएगा, या 23.5 को डिवाइड करता हूं 76 पे, तो रेट जो है वो 30% से कम बनेगा शायद। तो इसका मतलब ATR ETR इक्वल नहीं है, तो मैं रिकंसिलिएशन बनाता हूं।
नोट नंबर 11.3। अब आगे चलने से पहले रुकिएगा, मैंने आपसे पहले क्या लफ्ज यूज किए थे कि जब आपका ATR और ETR इक्वल ना आ रहा हो तो बेसिक रीजन क्या होती है, परमानेंट डिफरेंस। अब मैं चूंकि आगे बढ़ रहा हूं तो और ऐड करता जाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता, तो सिर्फ एक रीजन नहीं होती, दूसरी रीजन अंडर ओवर प्रोविजन ऑफ करंट टैक्स भी होती है। यानी क्योंकि वो पिछले साल की है, मैं अकाउंट बना रहा हूं इस साल का, तो जब मैं पिछले साल का टैक्स इस साल में ऐड कर रहा हूं तो फर्क तो आएगा, वो भी रिकंसिलिएशन में लेके जाना है। तो आज तक हमने दो चीजें सीख ली हैं, एक परमानेंट डिफरेंस की वजह से डिफरेंस आएगा और एक अंडर ओवर प्रोविजन ऑफ करंट टैक्स की वजह से डिफरेंस आएगा। जिस चीज की वजह से डिफरेंस आता है वो आपने लाजमन आपने रिकंसिलिएशन में लेके आनी होती है। तो अब दो आइटम हो गई हैं मेरी, तो आगे चलिएगा। सांस लेना ही मुश्किल हो जाता है। रिकंसिलिएशन पहले मैं लूंगा टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट मेरा कितना है जी, 76। इसका 30% लीजिएगा, 22.8। अब मैं लेता हूं जी, पहले परमानेंट को ले लेते हैं। तो परमानेंट है टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 6 मिलियन का 30% लीजिएगा, तो 1.8 माइनस होगा प्लस माइनस। रीजन क्योंकि इनकम है, इनकम से टैक्स कम पे करना है। इसी तरह अब जो अंडर प्रोविजन ऑफ टैक्स है, बताओ ये प्लस करूं माइनस करूं। अंडर प्रोविजन इस साल के टैक्स एक्सपेंस को बढ़ा रहा है ना, तो बढ़ाऊंगा यहां पे तभी टैली करेगा। तो कितना है 2.5। अब इसको प्लस माइनस कीजिएगा, आंसर शुड बी इक्वल टू 23.5। चेक इट। और ये देखोगे ये टैक्स एक्सपेंस के इक्वल। ये मैं 4 सालों में ले गया और 4 सालों में बहुत सी चीजें मैंने समझा, सिंपल एग्जांपल से। आज के दिन के लिए इतना काफी। कल की क्लास में इंशाल्लाह अब मैं मल्टीपल एसेट और लाइबिलिटीज लाऊंगा, ठीक है, उसके थ्रू करेंगे। अभी क्वेश्चन नहीं छेड़ने, अभी बहुत सी चीजें रहती हैं, क्योंकि ये तो मैं एक एक चीज को ऐड करता जा रहा हूं। जब हमारा मुकम्मल होगा फिर मैं कहूंगा आप क्वेश्चन करते हैं, अभी नहीं छेड़ना। अभी बुक का क्वेश्चन कोई नहीं करना, फंसे हो गए। अभी आप कहोगे ये तो हमने पढ़ा क्या है और अब आया क्या हुआ है, ये पढ़ तो लो ना पूरा।